Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is oxidative phosphorylation from the outline respiration. Phosphorylation means synthesis of ATP, ATP का बनना. इसी तरह oxidative phosphorylation means synthesis of ATP molecule in the presence of oxygen. तो ये इसकी definition है. Oxidative phosphorylation होती है इन ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब एटीपी की सिंथेसिस होती है तो oxidative phosphorylation takes place during respiratory chain. 3 ATP molecules are formed during 3 steps of respiratory chain. और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उससे 3 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं. अच्छा, एक बात आप जहन में रख लें कि NADPH2 ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है और NADPH2 क्रेब साइकिल में भी बनता है. जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है NADH2 वो क्योंकि हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल में हो रही होती है, ठीक है, सेल के साइटोसोल में, और जो क्रेब साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. तो साइटोसोलिक जो NADH2 बनता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस उससे 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जो NADH2 क्रेब साइकिल के दौरान बन रहा होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया उससे 3 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं. तो ओवरऑल हम कहते हैं कि जो इससे सिंथेसिस होती है एटीपी की वो 3 ATP हैं. दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. NADH2 जो है जब ये एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो हम उसमें देखते हैं कि 3 जगहों पर ATP सिंथेसिस हुई है. मींस 3 ADP जो हैं वो 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में, ठीक है. और हाफ ऑक्सीजन दिखाया गया है 1/2 O2. तो ये ऑक्सीजन जो है ये फिर प्रोटॉन्स के साथ मिलके और इलेक्ट्रॉन्स लेता है और फिर ये वाटर बना लेता है. ये भी हमने इन द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये रिएक्शन देखा था. तो इसमें जो PI है इट इज़ एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP के साथ मिलके ATP बनाता है. The molecular mechanism of the oxidative phosphorylation is associated with the respiratory chain. These respiratory chains are present in the inner membrane of mitochondria. उसके अलावा हम पहले बात कर चुके कि ये रेस्पिरेटरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये मौजूद होती है. वहाँ पर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं. जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ये सारा कुछ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है. द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज़ केमियोस्मोसिस. अब फॉस्फोरिलेशन कैसे होती है, एटीपी की सिंथेसिस इस दौरान कैसे होती है, इसके लिए जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो कहलाता है केमियोस्मोसिस. क्या होता है केमियोस्मोसिस ये हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पर दिखाया गया है मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो ये दिखाया गया है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये अंदर वाला मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का. ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और एक बाहर मेम्ब्रेन होती है. तो बाहर वाली आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है वो कहलाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है. और हमने पहले बात की कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे यहाँ दिखाए गए हैं ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये मौजूद हैं, ठीक है. अब होता क्या है कि हमने कहा कि एक NADH2 जो है ये एंटर हुआ है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो एक सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ज़रिए इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं और बिल्कुल एंड में हम कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन्स के साथ मिलके ये वाटर बना लेता है. और इसी तरह हमने देखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कुछ प्रोटॉन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन्स जो हैं वो आगे साइटोक्रोम्स जो हैं क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हैं प्रोटॉन्स को नहीं ट्रांसपोर्ट करते, तो ये प्रोटॉन्स जो हैं ये पंप आउट हो जाते हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बाहर चले जाते हैं प्रोटॉन्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं. तो ये प्रोटॉन्स जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में देखें प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है. तो ये जो प्रोटॉन्स हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है इनका ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देन फ्रॉम द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स से ज़्यादा इनकी
मिकदार जो है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो गई है। तो यहाँ पर जब ये इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स हो जाते हैं तो ये प्रोटॉन्स आगे मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, ठीक है। ये एटीपी सिंथेज जो है यहाँ पर ये मौजूद होता है, और ये एटीपी सिंथेज जो है क्या करता है कि जब इतने सारे प्रोटॉन्स यहाँ जमा हो जाते हैं तो प्रोटॉन्स एक प्रेशर जनरेट करके यहाँ से गुजरते हैं। जब एक प्रेशर के साथ एक चीज़ एक तंग जगह से गुजारी जाती है तो वो क्या करती है, वो एनर्जी जनरेट करती है। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं जब यहाँ से ये मूव करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोटॉन्स की जो एनर्जी है ये इस्तेमाल होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ऐड करके इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगी, और ये मैकेनिज्म कहलाता है केमियोस्मोसिस। और ये इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से, और ये जो प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और वहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये एटीपी सिंथेज से अंदर की तरफ मूव करते हैं और एटीपी को जनरेट करते हैं। तो केमियोस्मोसिस क्या है? द कपलिंग रिएक्शन इन विच सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल टेक्स ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स अक्रॉस एन प्रोटॉन ग्रेडियंट इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। तो हमने जैसे अभी बात की कि केमियोस्मोसिस क्या है कि एक कपलिंग रिएक्शन है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। किस तरह हो रही होती है? ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से कि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जब मूव करके मैट्रिक्स की तरफ आते हैं थ्रू द एटीपी सिंथेज अक्रॉस एन प्रोटॉन ग्रेडियंट के अक्रॉस मीन्स फ्रॉम हायर प्रोटॉन कंसंट्रेशन टू द लोअर प्रोटॉन कंसंट्रेशन, जब ये मूव करते हैं तो एटीपी की सिंथेसिस होती है और ये प्रोसेस कहलाता है केमियोस्मोसिस। और इस दौरान रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर होते रहते हैं। The electron transport chain pumps the protons across the inner membrane of mitochondria. The movement of electron provides energy for the pumping of electron through the ETC. This energy is transferred into potential energy. The potential energy is stored in the form of proton gradient across the membrane. It is called electromotive force. अब जिस फोर्स के ज़रिए ये सिंथेसिस हो रही है एटीपी की उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि जो ईटीसी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहाँ से हमने कहा कि प्रोटॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू चेंज इन मूवमेंट है, ठीक है। तो मूवमेंट की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके साथ ही प्रोटॉन्स जो हैं वो आउटवर्ड मूव कर रहे होते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमोटिव टर्म ही इसी से ली गई है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इन नेचर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये इस्तेमाल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं होती बल्कि फोल्डेड होती है, और वो फोल्ड होके जो स्ट्रक्चर बनाती है, फोल्डिंग्स बनाती है, वो क्रिस्टी कहलाती है। These crystal have F1 particles. इनके ऊपर कुछ F1 particles होते हैं. The protons are pumped from matrix into the intermembrane space through this inner membrane. They come back from the intermembrane space into matrix and pass through the F1 particles. कि पहले प्रोटॉन्स जो हैं मैट्रिक्स से बाहर की तरफ मूव कर गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे, फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जो है ये मैट्रिक्स की तरफ आते हैं थ्रू द एटीपी सिंथेज, जो कि F1 पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है। द F1 पार्टिकल्स कंटेन एन एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो उन F1 पार्टिकल्स के ऊपर ये एटीपी सिंथेज एंजाइम मौजूद है जहाँ से ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं और एटीपी को जनरेट करते हैं। सो इट यूजेस द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो इस तरह से एटीपी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, और ये फिनोमिना कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसके अलावा जब आप फोटोसिंथेसिस आउटलाइन आपने पढ़ी थी उसमें एक टर्म यूज़ हुई थी फोटोफॉस्फोरिलेशन। वहाँ जब एटीपी की सिंथेसिस हुई थी तो वो फिनोमिना था फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है मींस सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में और क्या होता है कि एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन द चेन देयर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिस एनर्जी स्टोर्ड is used by the thylakoid membranes of chloroplast to synthesize ATP.
अब इसमें भी इसी तरह होता है कि ये इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से वो एनर्जी जो है कम होती जाती है। जो एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं वो एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो इस्तेमाल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये कहाँ पर हो रहा होता है? ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन। 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग 3 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। और ये रेस्पिरेटरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके दौरान ये सिंथेसिस होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि इट अकर ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिस्टम 2 ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन द फोटोसिस्टम ऑफ 2 ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो उस दौरान जो है ये सिंथेसाइज करते हैं एटीपी को। जबकि ऑक्सीडेटिव में क्या है कि इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या जो रेस्पिरेशन में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनर्जी बैलेंस ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जेटिक्स क्या हैं इनके, कितनी एनर्जी जो है ये सिंथेसाइज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर होता है ग्लाइकोलिसिस में और उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल से गुजरता है और इन द एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो उससे कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। A eukaryotic cell obtains a net gain of 36 ATP molecules from the breakdown of each glucose molecule। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग से या उसकी रेस्पिरेशन से 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये किस तरह होता है कि ग्लाइकोलिसिस जो है ये हमने स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि 4 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली उसमें सिंथेसाइज होते हैं, मींस बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, कि उसमें डायरेक्ट सिंथेसिस होती है। तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स उसमें बनते थे और हमने ये बात की थी कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स उसी में ही इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है, उसके अपने रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उसमें जो नेट गेन आता है ATP का वो है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज हुए बट 2 आर यूज्ड इन द ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस। 2 इसमें से इस्तेमाल हो गए तो बाकी 2 जो हैं वो इसमें रिमेनिंग बच जाते हैं। द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस 6 ATP मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा जो 2 NADH2 उसमें बनते हैं इसमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान, तो एक NADH2 से हमने कहा कि 3 ATP मॉलिक्यूल्स बने, लेकिन ये क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हमने कहा कि ये होता है साइटोसोल में, बट 2 आर यूज्ड इन द रिएक्शंस दैट ट्रांसपोर्ट द NADH इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनटू मैट्रिक्स। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट हो के माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में आते हैं तो इसमें से 2 जो हैं इस्तेमाल हो जाते हैं। मींस कि एक NADH2 से हमने कहा कि 3 ATP मॉलिक्यूल्स बने, तो उसमें से एक इस्तेमाल हो गया। दूसरे NADH2 से भी 3 बने थे, मींस 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं NADH2 के उन्होंने 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनाए और उनमें से 2 इस्तेमाल हो गए उनकी ट्रांसपोर्ट में। तो इनमें हमारे पास 4 ATP आ गए। हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में बनने वाले NADH2 से एक मॉलिक्यूल से 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरोविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में। और हर एक पायरोविक एसिड जो है फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो पहले जब उनकी कन्वर्जन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो हर एक रिएक्शन में एक जो है NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, क्योंकि 2 जो हैं पायरोवेट इसी तरह से एंटर होते हैं, तो उससे हर एक से एक बना, तो मींस टोटल 2 NADH2 इस दौरान बनते हैं। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। और क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वहाँ पर डायरेक्ट जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से डायरेक्ट उनकी सिंथेसिस होती है क्रेब्स साइकिल में। उसके अलावा NADH2 और FADH2 भी उसमें सिंथेसाइज होते हैं। 6 NADH2 एंड 2 FADH2 आर प्रोड्यूस्ड। आपको याद होगा एक क्रेब साइकिल में हमने कहा था कि 3 NADH2 बनते हैं, लेकिन एक क्रेब साइकिल जो है वो एक पायरोवेट का दिखाया गया होता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पायरोवेट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे एक ग्लूकोज से, क्योंकि 2 बने हैं तो हम दोनों को काउंट करेंगे। तो 2 पायरोवेट जब क्रेब साइकिल में जाएंगे तो उससे 6 NADH2 बनेंगे और 2 FADH2 बनेंगे। फिर ये NADH2 और FADH2 जो हैं ये
एंटर हो जाएंगे इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो उनसे फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी। ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस दिखाए गए हैं। ग्लाइकोलिसिस है फर्स्ट। इसमें नंबर ऑफ NADH2 या FADH2 कितने बनते हैं? इसमें NADH2 बनते हैं 2 ग्लाइकोलिसिस के दौरान। और नंबर ऑफ ATPs रिलीज्ड, नेट ATPs कितने बनते हैं? 2। वैसे तो हमने कहा 4 बनते हैं, 4 में से 2 जो हैं उन्हीं के रिएक्शन में इस्तेमाल हो गए, तो नेट प्रोड्यूस जो है वो है 2। फिर ये पायरुवेट जो इनसे बनता है वो बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। उस दौरान क्या होता है, उस एक रिएक्शन में 2 NADH2 बनते हैं। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम A जब क्रैब साइकिल में जाता है तो वहाँ पर क्रैब साइकिल में उन दोनों पायरुवेट से फिर 6 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। ठीक है, और इस क्रैब साइकिल के दौरान 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी सिंथेसाइज होते हैं। फिर ये जो क्रैब साइकिल या ग्लाइकोलिसिस में बनने वाले या एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्मेशन के दौरान बनने वाले ये जो NADH2 और FADH2 हैं, इन्होंने कन्वर्ट होना है ATP में। ये तो ऑलरेडी बने ही ATP की फॉर्म में हैं। जो NADH2 या FADH2 बने हैं, इन्होंने कन्वर्ट होना है इनटू, इन्होंने सिंथेसाइज करना है ATP को। तो ये ATP को जब सिंथेसाइज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ये करते हैं। NADH2 हमने बात की कि एक NADH2 जब एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उससे 3 जो हैं ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अगर ये NADH2 है फ्रॉम क्रैब साइकिल। और अगर NADH2 है ग्लाइकोलिसिस वाला तो उससे 2 ATP मॉलिक्यूल्स हम काउंट करेंगे, क्योंकि उसका एक जो है वो इस्तेमाल हो जाता है व्हेन दे एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो टोटल NADH2 कितने बने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 क्रैब साइकिल के दौरान, 2 बनते हैं यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन के दौरान, और 2 बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। तो ये हो गया 10 NADH2 हैं। और हमने कहा कि एक NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल्स बने, तो ये 10 × 3 = 30। टोटल FADH2 कितने हैं? 2 बने हैं। और एक FADH2 जब एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उससे 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एक FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे? 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ATP ग्लाइकोलिसिस वाले, 2 क्रैब साइकिल वाले, 30 जो हैं ATPs ये बनते हैं व्हेन NADH2 एंटर्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और 4 ATPs बनते हैं व्हेन FADH2 मॉलिक्यूल्स एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये टोटल आप देखें कितने हो गए? 38 में से 2 माइनस कर लें तो 36 हो जाते हैं। 2 हम क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर NADH2 जो हैं हमने 10 काउंट किए हैं, इसमें से 2 जो हैं ग्लाइकोलिसिस वाले हैं उनको भी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 30 कर दिया था। जबकि हमने कहा जो ग्लाइकोलिसिस वाले हैं उनमें 3 बन तो जाते हैं, लेकिन उसमें से हमने कहा कि एक जो है उनका वो इस्तेमाल हो जाता है फॉर द मूवमेंट व्हेन दे मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन दोनों का एक एक ATP जो है वो इस्तेमाल हो गया, उनको हमने माइनस कर लिया 2 ATPs को। 38 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रोडक्शन जो है वो 36 ATP मॉलिक्यूल्स है। मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रेस्पायरेशन से हमारे पास 36 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रोड्यूस हुए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।